वेलकम अगेन टू एसेंशियल इलेक्ट्रिकल। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ प्रोटेक्टिंग रिलेइंग स्कीम। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था अबाउट द क्वालिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग स्कीम, और आगे जाके जब हम इलेक्ट्रिकल जो प्रोटेक्टिव रिले है उसको समझने वाले हैं तो उससे पहले जो टर्मिनोलॉजीज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके हम उसको बहुत यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो विद दिस लेट गेट दिस लेक्चर स्टार्टेड। सो सबसे पहले बात करते हैं जो कि है प्रोटेक्टिव रिले। सो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि रिले इज़ नथिंग बट विच क्लोजेस इट कॉन्टेक्ट्स व्हेन एक्चुएटिंग क्वांटिटी रीचेस अ सर्टेन प्रीसेट वैल्यू। तो जब भी हम कोई रिले यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोई प्रीसेट वैल्यू रहती है। जब भी हमारी एक्चुएटिंग क्वांटिटी है वो प्रीसेट वैल्यू को वायलेट करती है, तब हमें हमारा जो रिले है उसके कॉन्टेक्ट से वो क्लोज हो जाएंगे। ओके, और वो क्या करेगा, हमारी जो ट्रिपिंग सर्किट है उसको इनिशिएट करेगा और उसकी मदद से हमारे जो सर्किट ब्रेकर्स हैं वो यानी ट्रिप हो जाएंगे या फिर वो हमें अलार्म देंगे। ठीक है, तो वो हमारे प्रोटेक्टिव रिले का वो काम हो गया। व्हाट इज़ रिले टाइम, तो उसको भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। दैट रिले टाइम इज़ नथिंग बट कि जब भी हमारा कोई फॉल्ट होता है, ठीक है, और उसके बाद आपके जो रिले के कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होते हैं, उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं रिले टाइम। व्हाट इज़ ब्रेकर टाइम, तो ब्रेकर टाइम वो कुछ नहीं है, जब भी हमारे जो ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर है, वो ऑपरेट्स होते हैं, यानी कि सर्किट ब्रेकर्स ओपन हुए उसके बाद आर्क रहती है, तो आर्क एक्सटिंग्विश होने में भी टाइम लगता है। तो सर्किट ब्रेकर ओपन होने से आर्क एक्सटिंग्विश होने तक का जितना टाइम रहता है उसको हम बोलते हैं ब्रेकर टाइम। सो टोटल फॉल्ट क्लियरिंग टाइम क्या हो गया, तो आपका जो रिले टाइम प्लस आपका जो ब्रेकर टाइम उसका जो सम करेंगे तो आपको मिलेगा फॉल्ट क्लियरिंग टाइम। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी, लेकिन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है तो इस लेक्चर में भी हम बात करेंगे। ठीक है, फिफ्थ इज पिकअप। Now what is pickup? So a relay is said to be picked up when it moves from the off position to on position। और ये कब होगा, जब भी कोई फॉल्ट होगा तो आपका जो रिले है वो ऑफ पोजिशन से ऑन पोजिशन में आएगा। ओके, सो दस व्हेन रिले ऑपरेट इट इज सेड दैट रिले हैज़ पिक्ड अप। ओके, तो कोई फॉल्ट होगा तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है उसकी वैल्यू वायलेट होगी, जो प्री डिटरमाइंड प्रीसेट वैल्यू है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तो उस केस में आपका रिले है वो ऑफ पोजीशन से ऑन पोजीशन में जाएगा, उसको हम बोलते हैं पिकअप। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ पिकअप वैल्यू। ओके, सो ये भी कोई प्रीसेट जो वैल्यू रहती है उससे ज़्यादा हो जाएगी, तब हम उसको पिकअप वैल्यू कहते हैं। लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी एट विच रिले स्टार्ट ऑपरेटिंग। सो हमारी पिकअप वैल्यू है वो क्या है, हमारी एक्चुएटिंग क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू है जब हमारा रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू हो उसके लिए रिले ऑपरेट होगा, और उससे कम किसी भी वैल्यू के लिए हमारा रिले ऑपरेट नहीं होगा। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्चुएटिंग क्वांटिटी। ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द रिले एक्चुएटिंग क्वांटिटी इज करंट इन रिले कॉइल एंड पिकअप वैल्यू ऑफ करंट इज इंडिकेटिंग अलॉन्ग विद द रिले। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारी एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या रहती है कि हमारी भाई रिले कॉइल है उसमें करंट की वैल्यू क्या है। ठीक है, हमें भी पता है किसी भी टाइप का फॉल्ट होता है तो उस केस में फॉल्ट करंट की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, तो उस केस में ऑब्वियसली हमारी एक्चुएटिंग क्वांटिटी क्या रहेगी, करंट इन अ रिले कॉइल। ओके, द सेवंथ इज ड्रॉप आउट और रीसेट। अब पिकअप वैल्यू के बारे में, पिकअप करंट के बारे में भी आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। व्हाट इज ड्रॉप आउट और रीसेट। So a relay is said to drop out or reset when it comes back to original position। ठीक है, so when relay contacts open from its closed position। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं reset। ठीक है, relay reset हो गया है। ठीक है, the eighth is time delay। Okay, what is time delay? So the time taken by relay to operate after it has sensed the fault is called the time delay। ओके, तो कोई भी रिले फॉल्ट को सेंस करेगा, बाद में तुरंत ऑपरेट नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। ओके, हमने बैकअप और प्राइमरी प्रोटेक्शन में भी बात की थी कि प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो ट्रांजिएंट फॉल्ट के टाइम में ऑपरेट नहीं होगा। ठीक है, और हमारा जो बैकअप प्रोटेक्शन है वो वेट करेगा कि भाई हमारा प्राइमरी प्रोटेक्शन है वो रिस्पॉन्स करे, उसके बाद ही वो कोई डिसीजन ले सके। ओके, तो उसको हमें टाइम डिले प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो हमारा कुछ रिले ऐसे होते हैं दैट आर इंस्टेंटेनियस कि उसमें कोई टाइम डिले नहीं होता, और सम रिले इट शुड हैव इंटेंशनली टाइम डिले इज प्रोवाइडेड। ओके, सो दिस इज व्हाट द टाइम डिले इज ऑल अबाउट। द नाइन्थ इज करंट सेटिंग। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज करंट सेटिंग। सो द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट, जो कि हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि पिकअप वैल्यू क्या है, मिनिमम
वैल्यू के जब भी हमारी जो एक्चुएटिंग क्वांटिटी है उसकी मदद से हमारा रिले ऑपरेट होगा। ओके, सो द पिकअप वैल्यू ऑफ करंट कैन बी एडजस्टेड टू द रिक्वायर्ड लेवल इन द रिले विच इज़ कॉल्ड द करंट सेटिंग ऑफ द रिले। तो कोई भी रिले है उसका करंट सेटिंग क्या है, क्योंकि हम उसकी पिकअप वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इट इज़ अचीव्ड बाय विद द यूज़ ऑफ टैपिंग ऑफ रिले कॉइल, जो कि हम अभी भी समझेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ करंट सेटिंग। ओके, so now this tap value are expressed in terms of percentage of full load rating current transformer with which relay is associated. So in short we can say our pickup current that we have discussed in previous slide is nothing but percentage current setting multiplied by rated secondary current of CT. Okay, this equation is very important, that is why I have highlighted also. ओके, सो अगर हमें फाइंड करनी है कि पिकअप करंट की वैल्यू, यानी कि कौन सा मिनिमम वैल्यू ऑफ करंट होगा जब हमारा रिले ऑपरेट होगा, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, करंट सेटिंग उस रिले का क्या है और उसमें रेटेड सेकेंडरी करंट उस रिले में कितना है। ये दोनों चीज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पिकअप करंट मिल जाएगा कि भाई इस करंट पे हमारा जो रिले है वो ऑपरेट होगा। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमारे पास एक सीटी है जिसका जो प्राइमरी करंट है वो 500 एम्पियर है, सेकेंडरी करंट है 10 एम्पियर है। उसकी जो करंट सेटिंग की वैल्यू है वो 150% है। ठीक है, तो करंट सेटिंग की वैल्यू क्या हो गई, 150%, सो 150 डिवाइडेड बाय 100 विल बी 1.5, करंट सेटिंग 1.5। ओके, लेट मी राइट इट 1.5 मल्टीप्लाई बाय रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी। ठीक है, तो रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी कितना है, तो आप देखिए प्राइमरी करंट है 500, सेकेंडरी करंट है 10 एम्पियर, तो रेटेड सेकेंडरी करंट क्या हो गया आपका, just a second, yes, 1.5 into 10. Okay, so it will be 15. Okay, so when relay coil is greater than pickup current, relay operates. तो जब भी हमारे करंट की वैल्यू है, रेटेड करंट की वैल्यू है 15 एम्पियर से ज़्यादा रहेगी, हमारा रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू गेट आइडिया कि पिकअप करंट क्या है और करंट सेटिंग की मदद से हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आपका है रिले कॉइल, यहाँ पर ब्रिज है जहाँ पर करंट सेटिंग की वैल्यू 25%, 50%, 75%, 100, 125 अप टू 200 है। ठीक है, सो यहाँ पर हम एडजस्ट कर सकते हैं हमारे करंट सेटिंग की वैल्यूज़ को। ठीक है, तो वन अनदर इम्पॉर्टेंट इज प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है, सो इट इज़ द रेशियो ऑफ एक्चुअल फॉल्ट करंट इन अ रिले कॉइल डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू। ठीक है, हमारा जो फॉल्ट करंट है उसकी वैल्यू कितनी है डिवाइडेड बाय पिकअप वैल्यू है कितनी है। ठीक है, उन दोनों के रेशियो को हम मिलाएंगे तो वो मिलेगा हमें प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि भाई हमारा रिले है वो कब ऑपरेट होगा उसके लिए, लेकिन उसको भी हम अभी समझेंगे। उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हमें समझना पड़ेगा, दैट इज़ टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, लेकिन उससे पहले भी हम समझ लेते हैं टाइम वर्सेस PSM कर्व। नाउ व्हाट इज टाइम वर्सेस PSM कर्व, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है। सो यूजिंग दिस कर्व एंड टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर द एक्चुअल टाइम ऑपरेशन ऑफ रिले कैन बी ऑब्टेन। तो अगर हमें पता हो कि टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है उस रिले का, और उसके साथ साथ इस कर्व के बारे में भी पता हो, तो हम पता लगा सकते हैं कि भाई एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ रिले, कि रिले हमारा एक्चुअल कितने टाइम तक ऑपरेट होता है वो हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब समझ लेते हैं टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर क्या है। ठीक है, तो टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर इट ऑल्सो सिमिलर एज अ करंट सेटिंग, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा है करंट सेटिंग, तो वो भी इस तरीके का है। अ रिले इज प्रोवाइडेड विथ विच इट्स टाइम ऑपरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। ओके, दिस इज नोन एज टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायल है, यहाँ पर आपको दिखाया है कि हम उसके टाइम सेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स से हम टाइम सेटिंग है वो 0.2 रखते हैं। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल वी आर टेकिंग टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर एज अ 0.2. Okay, and at the same time we have to find the actual time of operation with the help of this time versus PSM curve. ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर टाइम वर्सेस PSM कर्व क्या है। उसका यहाँ पर जो y एक्सिस पर हमें दिया है ऑपरेटिंग टाइम इन सेकेंड, और x एक्सिस पर हमारे पास है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी रिले है उसका हम प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर डिसाइड करते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग टाइम कितना लगेगा वो हम डिफाइन करते हैं। लेट्स से हमारे पास
कोई रिले है उसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10, ठीक है, उसका ऑपरेटिंग टाइम कितना है? सो ऑपरेटिंग टाइम ऑफ दैट रिले इज 3 सेकेंड। सो यहाँ पर 2 और 4 के बीच में आएगा 3, ओके। सो कोई रिले हमारे पास है जिसका प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमने 10 पर सेट किया है। 10 पर हम कैसे सेट करेंगे वो भी हमें पता है, हमें करंट सेटिंग को सेट करना पड़ेगा अप टू सर्टेन परसेंटेज, ओके। सो लेट से हमारे पास प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है वो 10 है, उसके हिसाब से जो ऑपरेटिंग टाइम लगता है वो 3 सेकेंड है, ठीक है। सो आवर एक्चुअल टाइम ऑफ ऑपरेशन इज नथिंग बट टाइम इन सेकेंड, ओके, टाइम इन सेकेंड व्हेन PSM इज सेट टू सर्टेन वैल्यू दैट इज 10। तो जब 10 हमने सेट की उस टाइम कितना था? 3 सेकेंड। सो 3 मल्टीप्लाई बाय TSM दैट इज टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, जो कि हमने यहाँ पर लिया है 0.2, ठीक है। ये भी प्री डिफाइन होता है, इसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ओके, विच इज टाइम ऑफ ऑपरेशन कैन बी कंट्रोल। सो वी कैन सेट इट 0.2, 0.4, ओके। तो यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक का होगा ऑन द रेंज ऑफ 0. This will be 0.5, okay, 0.05, 0.10, okay, inside 0.15, 0.20 and so on up to 1.0, okay. So actual time of operation कितना होगा? So time in second that is 3 multiplied by TSM that is 0.2. So actual operation of relay will be 0.6 second, okay. So I hope you understand. This will be little bit complex but you have to take some time to understand or to digest it, okay. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द ट्रिप सर्किट। कब से बात कर रहे हैं कि भाई जब हमारा रिले है वो क्लोज होगा तब हमारी जो ट्रिप सर्किट है वो एक्साइट होगी, सर्किट ब्रेकर्स के कॉन्टैक्ट ओपन हो गए, ठीक है। वी विल गोइंग टू आइसोलेट अवर फॉल्टी पार्ट फ्रॉम द हेल्दी पार्ट, ओके। दिस इज व्हाट द ट्रिप सर्किट विल लुक लाइक। इसको भी हम आगे जाके नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर स्नैपशॉट रखा है। So trip circuit is a part of a circuit breaker which will react to the action of relay coil during the fault condition such as कोई भी टाइप का फॉल्ट हो सकता है, थर्मल ओवरलोड हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो या फिर ग्राउंड फॉल्ट हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिखाया कि जब ये हमारी CT है, सेकेंडरी कॉइल है, ठीक है, उसमें करंट की वैल्यू है वो पिकअप करंट से ज़्यादा हो जाएगी, उस केस में आपका रिले है वो ऑपरेट हो जाएगा। रिले ऑपरेट होगा तो रिले के कॉन्टैक्ट है वो क्लोज हो जाएंगे, उस केस में ये आपकी सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपके ट्रिप कॉइल है वो एनर्जाइज हो जाएगी, इसको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है उसको आप पुल कर लेंगे तो ये आइसोलेट हो गया। सो ये इस तरीके से काम करेगा, जबकि हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। What is earth fault? Earth fault is nothing but the fault which is involving earth, it is called अर्थ फॉल्ट, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, विच इज नोन एज अर्थ फॉल्ट। नेक्स्ट इज फेज फॉल्ट, जिसमें अर्थ इन्वॉल्व ना हो उसको हम बोलते हैं फेज फॉल्ट। तो लाइन टू लाइन फॉल्ट को हम फेज फॉल्ट बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज यूनिट प्रोटेक्शन? तो मैंने आपको बोला था कि भाई अगर ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर को एज ए यूनिट हम मानते हैं, ठीक है। अगर बस बार है तो एज ए यूनिट हम मानते हैं, जनरेटर है तो एज ए यूनिट हम मानते हैं। उसके अराउंड हमने प्रोटेक्टिव जोन डिफाइन किए थे, और प्रोटेक्टिव जोन की बाउंड्री किससे डिफाइन करते हैं? बाय द बाउंड्रीज ऑफ CT, ओके। सो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट प्रोटेक्शन, ओके। नेक्स्ट इज रीच। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। रीच क्या है, ओवर रीच क्या है, अंडर रीच क्या है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। So reach is the limiting distance in which protective system respond to the fault, which is called reach of the protective system. So मैंने आपको बोला था, लेट से हमारा यहाँ पर कोई जनरेटर है, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर 2 ट्रांसमिशन लाइन है, ये दोनों एंड पर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। यहाँ पर लोड है, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में को फॉल्ट होता है तो इस रिले को ऑपरेट होना चाहिए या फिर इस रिले को ऑपरेट होना चाहिए, ठीक है। सो अगर हमारा कोई रिले है वो सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पर इसको ओपन होना चाहिए, ओके, क्योंकि ये लिमिटिंग डिस्टेंस में है तो उसको ऑपरेट होना चाहिए। सो अगर हमारा रिले है द ऑपरेशन बियॉन्ड सेट डिस्टेंस इज कॉल्ड ओवर रीच, ठीक है। तो अगर यहाँ पर भी फॉल्ट होता है और ये रिले ऑपरेट हो जाता है उसको हम बोलते हैं ओवर रीच, क्योंकि सेट डिस्टेंस है तो यहाँ पर जो रिले है उसको ओपन होना चाहिए, उसकी वजह ये ओपन होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर रीच, ठीक है। तो कोई प्री डिफाइंड लिमिट से आगे ऑपरेट होता है, लेट से ये आप पर रिले है उसकी प्री डिफाइंड लिमिट ये है, तो अगर उससे आगे ऑपरेट होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर रीच। और यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है और फिर भी वो ओपन नहीं होता है, आई मीन ऑपरेट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं अंडर रीच, ठीक है। तो इस रिले को यहाँ तक ऑपरेट होना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूँ यहाँ तक ऑपरेट होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑपरेट होता है, यहाँ पर कोई फॉल्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं ओवर रीच। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ अंदर फॉल्ट होता है फिर भी ये ऑपरेट नहीं करता तो उसको हम बोलते हैं
under reach. So I hope you understand. Next is operating force. So the force or a torque which tends to close the relay contact which is called operating torque. ठीक है, तो कोई फोर्स जिसको आप लोग के जो रिले है उसको क्लोज करने में आई मीन द हेल्प विल गिव इज नोन एज अ ऑपरेटिंग टॉर्क. Next is restraining torque, which is the opposing to the operating torque. Okay, which opposes the operating force. It is known as a restraining torque. Okay. The 20th is a flag. Now what is flag? So it is a device which is used to indicate the operation of relay. कि आपका relay है वो किस टाइप के ऑपरेशन में है, ऑफ है, ऑन है, उसको जो इंडिकेट करेगा उसको हम बोलते हैं फ्लैग. 21 is burden, which is also important thing. It is denoted, I mean it is indicates the power consumption. ठीक है, so it is nothing but your volt ampere rating in case of AC, and it will be denoted in volts in case of a DC system. Okay, it is nothing but your volt ampere rating. Next is blind spot. So मैंने डिस्कस किया था प्रोटेक्टिव जोन में भी कि जब भी हमारे प्रोटेक्टिव जोन है वो ओवरलैप होते हैं उस केस में ब्लाइंड स्पॉट होने की प्रोबेबिलिटी है वो घट जाती है. ठीक है, सो जब ब्लाइंड स्पॉट यानी कि कोई ऐसा पोर्शन है जिसमें कोई प्रोटेक्टिव जोन नहीं है या फिर सिर्फ एक ही प्रोटेक्टिव जोन है, ओवरलैप नहीं है, अथवा कोई ऐसा कोई प्रोटेक्टिव जोन है जो अनप्रोटेक्टेड है, उस केस में उसमें फॉल्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है. अगर फॉल्ट होगा तो वो क्लियर नहीं होगा. सो सच एरिया इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. ओके, एंड लास्ट इज ऑटो रिक्लोजिंग. ओके, सो जब भी हमारे कोई फॉल्ट होते हैं, तीन टाइप के फॉल्ट होते हैं, या तो ट्रांजिएंट होते हैं, या तो सेमी परमानेंट होते हैं, या तो परमानेंट फॉल्ट होते हैं. सेमी परमानेंट फॉल्ट हो या फिर परमानेंट फॉल्ट हो उसमें आपका सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाना चाहिए. ठीक है, लेकिन ट्रांजिएंट टाइप के फॉल्ट हो तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा टाइम डिले देते हैं हम. टाइम डिले किसके लिए देते हैं कि भाई अगर ट्रांजिएंट टाइप का फॉल्ट हो यानी कि हमारे जो वोल्ट का करंट की वैल्यू है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इतनी हाई हो जाती है तो उस केस में हमारे रिले को ऑपरेट होना नहीं चाहिए. ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, तो उस केस में आपके ट्रांजिएंट फॉल्ट में जब फॉल्ट आपका डिसअपियर हो जाए तो आपके सिस्टम में फिर से रिस्टोर हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली बाय द हेल्प ऑफ सर्किट ब्रेकर, ऑटोमेटिकली बाय रिक्लोजिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर. तो थोड़े टाइम के लिए आपका सर्किट ब्रेकर है वो ओपन हो जाएगा और बाद में फिर से वो क्लोज हो जाएगा. उस ऑपरेशन को हम बोलते हैं ऑटो रिक्लोजिंग. ठीक है, तो ये फीचर है वो ऑटोमेटिक फीचर है, इसलिए हम उसको बोलते हैं ऑटो रिक्लोजिंग फीचर. और वो कब हम यूज़ करते हैं इन केस ऑफ ट्रांजिएंट फॉल्ट ओनली. ओके, सो या दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर जिसमें हमने बहुत सारी डेफिनेशंस टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस किया. अगर किसी भी पॉइंट पे अभी भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं. मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर भी मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर.